अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। रिपीट कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के मोशन के कौन कौन से लॉज होते हैं, किस किस तरह के लॉज होते हैं, न्यूटन साहब ने बहुत जो है ना और हमारे लिए पढ़ने के लिए छोड़ दिया। अब हम बढ़ते हैं न्यूटन के लॉ। न्यूटन साहब ने पहला लॉ हमें क्या बताया, न्यूटन हमें क्या बताता है, न्यूटन हमें ये बताता है कि जब तक किसी एक ऑब्जेक्ट को आप किसी एक्सटर्नल फोर्स से चलाते या रोकते नहीं, जब तक आप किसी एक ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जब तक आपने उसको हाथ, वो किसमें, रेस्ट की हालत में, जब तक आपने उसको हाथ से मूव नहीं किया वो रेस्ट में ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। और कोई बॉल मूव करी, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम फुटबॉल की, कि फुटबॉल आपकी तरफ चलते हुए आ रही है, अब जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगी वो चलती रहेगी, ठीक है, वो चलती रहेगी, वो आगे जब आप उसको स्टॉप कर दोगे तो वो स्टॉप होगी। तो वो चल रही है, मतलब आप स्टॉप नहीं कर रहे और वो चल रही है, तो यानी कि वो स्टेट ऑफ मोशन है। व्हाट इट मीन्स इज के कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट मेंटेन रखती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन मेंटेन रखती है या अपनी स्टेट यानी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन रखती है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन रखती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है, प्लेयर किक्स द बॉल टू ईच अदर, व्हेन अ प्लेयर किक्स द बॉल द किक इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, इट सेंड द बॉल इन द न्यू डायरेक्शन एंड न्यू स्पीड और कीप्स द बॉल रोलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। वो यही बात कह रहे हैं कि वो बॉल आप मूव कर रहे हैं तो बॉल घूम कैसे रही है, रुकती क्यों नहीं है, जो भी उसका सिंपल यही आंसर है कि आप जो है वो क्या करते हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक दूसरी फोर्स नहीं लगेगी, यानी आपने किक किया वो बॉल मूव कर रही है, अब जब तक कोई दूसरा बंदा किक नहीं करेगा या उसको रोकेगा नहीं, वो बॉल मूव करती रहेगी, ठीक है। इसीलिए इसकी जो एग्जांपल है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज जीरो, द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका क्या मतलब है, मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फोर्स, अगर उसकी नेट एक्सटर्नल फोर्स, अब नेट एक्सटर्नल फोर्स का ये भी मतलब हो सकता है कि उसके पास फोर्सेस लग रही हैं लेकिन वो फोर्सेस इक्वल है तो वो कैंसिल आउट हो रही हैं, और इसका मतलब ये भी है कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रही। तो यानी कि दोनों केसेस में क्या होगी कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी, तो यानी कि अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। इट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यही मेन पॉइंट है कि इट मीन्स in the absence of external force, an object at rest, it will remain at rest, ठीक है। And while an object in motion,
will continue to move with constant velocity. ठीक है, कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी. अब एफ नेट इज, इसका मतलब क्या है कि एफ नेट 0 है, देन डेल्टा वी 0. डेल्टा इज चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन 0. जब हमें पता है जब वेलोसिटी जब 0 होती है, चेंज इन वेलोसिटी 0 होता है, तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली 0 होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इनमें से कोई भी चीज आपको ऐसे है जो नहीं समझ में आती है, नहीं पढ़ी हुई है, तो डू लेट मी नो. ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी आपका 0, तो यानी ये तीनों टर्मिनोलॉजीज न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, अच्छा, ये वही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि जब तक किसी चीज को आप मूव नहीं करोगे तो वो, या फोर्स नहीं लगाओगे तो वो मूव करती रहेगी. अगर वो स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन में रहेगी, सर्कल में घूम रही है तो सर्कल में घूमती रहेगी, लेकिन जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगी वो अपनी पोजीशन मेंटेन रखेगी. ठीक है, अच्छा, ये यही बोला है कि अ बॉल इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस द एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही हो. देन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनदर अनबैलेंस फोर्स द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव. अब रेस्ट पे थी, आपने इसको किक किया, वो मूव कर रही, अब जब तक कोई और किक नहीं करेगा तब तक वो मूव ही करती रहेगी. ठीक हो गया. अच्छा, ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक मूव नहीं करेगी या रेस्ट में नहीं आएगी जब तक उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही. ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लग रही तो वो बॉडी, अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, अगर वो स्टॉप है या रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी. दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. अब इनर्शिया को जरा हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं. देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्पेसिफाइज दैट देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी of an object to remain in the state of rest or uniform motion, rest or in uniform motion in a straight line termed as inertia. अब इसका क्या मतलब है, टेंडेंसी का क्या मतलब होता है? टेंडेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की सलाहियत, कि उसके अंदर कितनी ताकत या कितनी सलाहियत है टू डू समथिंग, इट इज कॉल्ड टेंडेंसी. अब इनर्शिया क्या है? अ नेचुरल टेंडेंसी, यानी एक नेचुरली अकरिंग एक चीज है जो कि जनरेट नहीं की जाती, जो खुद एक हर चीज में अल्लाह ने खुद से बनाई है. तो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ताकि वो रह सके इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट के स्टेट में, और इन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन टर्म्ड एज इनर्शिया. फॉर मतलब इसका यही एग्जैक्ट वही चीज जो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ी थी कि एक बॉडी जब तक रेस्ट में रहेगी, मतलब कि बॉडी जब तक आपको उसको कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे रहेगी. अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ये है कि अगर एक बॉडी है, उसको आप जो है वो मूव कर रही थी, उसको आप एकदम से स्टॉप कर रहे हो, तो वो स्टॉप तो होगी लेकिन थोड़ा सा रेजिस्ट करेगी रुकने से पहले, यानी थोड़ी सी वो, जैसे अगर वो भाग रही थी, वो कोई बंदा जो है वो भाग रहा था, अब उसको रोकी, वो थोड़ा सा आगे तक के रुकेगा, थोड़ा सा झटका खा के रुकेगा, मतलब कि उसके अंदर इसकी बॉडी जो है वो उसको चाह रही थी कि वो भागे, लेकिन आपने उसको रोक दिया. तो ये जो थोड़ा सा एक झटका आता है ना, एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे बंदा बढ़ जाता है, ये एक चीज क्या होती है? दिस इज कॉल्ड इनर्शिया. ठीक है, ये फर्क है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में और इनर्शिया के अंदर. ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से हम जरा समझते हैं. हमारे पास एक एग्जाम्पल होती है, किसकी एग्जाम्पल होती है? हम कोई वाली एग्जाम्पल नहीं लेते, हम ये वाली एग्जाम्पल लेते हैं बस की. बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से इसमें समझ में आएगा. अब देखिए, फर्स्ट तरह कि यू आर सिटिंग इन अ बस. ठीक है, आप लोग जो है वो बस में क्या है, चले आप लोग बैठे भी नहीं, आप बस में खड़े हुए, लाइक दिस मैन इज स्टैंडिंग ओवर हियर. तो आप लोग क्या है, बस में खड़े हुए हैं. अब उससे क्या होगा कि जब आप बस की बॉडी में हैं तो यानी कि आप बस के साथ कांटेक्ट में है, तो यानी आप भी बस का हिस्सा हुए, तो समझ लें कि आप भी एक तरह से क्या हुए, बस का ही हिस्सा है. तो जिस स्पीड से, जिस मोशन से बस मूव करी, उसी मोशन से, उसी स्पीड, वही स्पीड आपकी बॉडी की भी है. अब बज़ाहिर तो आप खड़े हुए, आप क्या हैं, आप खड़े हुए यहाँ पे, आपको तो लग रहा है कि आप रेस्ट पे हैं, आप सीधे खड़े हुए, आप तो नहीं चल रहे. बट अगर मैं बाहर कोई बंदा है, अगर यहाँ पे बाहर, यहाँ बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है,
और वो बंदा इस बस को देख रहा है और वो आपको भी देख रहा है, तो उसकी नज़र में तो आप चल रहे हैं ना, उसकी नज़र में तो आप बस के साथ-साथ मूव कर रहे हैं, जैसे बस मूव कर रही है, आप भी वैसे ही मूव कर रहे हैं। तो फॉर फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसकी पर्सपेक्टिव से, उसके नज़रिए से आप क्या हैं, मोशन में हैं। यानी कि जो बस की स्पीड है, यानी जितनी तेज़ी से बस आगे चल रही है उसी तेज़ी से आप भी आगे बढ़ रहे हैं बस के साथ ही, बिकॉज़ आप ये बस का क्या है, हिस्सा हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही बस रुक रही थी, बस चल रही थी, आप साथ चल रहे थे। अब ऐसा हुआ कि आपको एक स्टॉप पे रुकना था, ठीक है? एक स्टॉप आया, उस स्टॉप के ऊपर जो है वो आपको एकदम से रुकना है। अब क्या हुआ कि आपने बस बस तो चल रही है, बस से आपने क्या किया, छलांग मारी। अब अगर आपने कभी, आप लोग बस में बैठे हो या आप लोग को ये आइडिया हो इस चीज़ का, तो जब आप चलती बस से जब आप छलांग मारते हैं तो आप थोड़ा-सा आगे, थोड़ा-सा की तरफ गिरने की, ऐसा लगता है गिर रहे हैं, या थोड़ा-सा और आगे मतलब आप चलते हैं कुछ कदम, आप फ़ौरन नीचे आके फ़ौरन जंप करके आप स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते, आप गिरने लगते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? हालाँकि आप तो अंदर भी रेस्ट में थे, बाहर भी आप रेस्ट में आए, लेकिन अंदर आप रेस्ट में नहीं थे। सॉरी, अंदर क्या था, आप रेस्ट पे नहीं थे। अंदर आप रेस्ट पे क्यों नहीं थे? क्योंकि आप बस का हिस्सा थे और बस के साथ ही आपकी भी स्पीड थी। तो जैसे ही आप जो है वो जंप करने लगे, तो आपकी जो बॉडी के अंदर जो एक इनर्शिया डेवलप हुआ हुआ था, जो कि मूव कर रहा था आपकी बस के साथ, तो वो जब आप जंप कर दिए, तो आपकी बॉडी के अंदर जो इनर्शिया है, वो आपको पुश करता है थोड़ा-सा और आगे चलने के, हाँ, ठीक है? कि वो जो आप जिस मोशन में थे, वो मोशन थोड़ी-सी कंटिन्यू रहे, जिसकी वजह से आप गिरने लगते हैं एकदम से, थोड़े से 2 कदम आगे चलते हैं, ठीक है? फिर जाके आप रेस्ट पे आ जाते हैं। तो ये जो एक हटका सा जो जर्क है, ये झटका है, जो आगे से आप थोड़ा-सा कदम आपके बढ़े हैं, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है? ये क्या होता है आपके पास? इनर्शिया होता है। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल आप लें कि आप जो हैं वो बस में अब क्या हैं, बैठे हुए हैं। आप क्या हैं, बस में बैठे हुए हैं। अब बस में अगर आप बैठे हुए हैं, तो आपकी जो लोअर बॉडी है वो बस के साथ कॉन्टैक्ट में है। आपकी अपर बॉडी बस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। यानी कि समझो आपने टेक नहीं लगाई हुई, आप बिल्कुल आगे होके बैठे हुए हैं, सिर्फ़ जो आपकी जो लेग्स हैं वो आपके साथ बस के साथ कॉन्टैक्ट है, लेकिन जो आपके ऊपर जो आपकी ऊपर वाला रीजन है वो बस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपके जब बस जो है वो रेस्ट पे है या बस जो है वो मूव कर रही है, तो दोनों कंडीशंस में आप बस की बॉडी का हिस्सा है, ठीक है? आपका जो लोअर पार्ट होता है वो आपकी बस की बॉडी का हिस्सा है, आपकी बॉडी बस की बॉडी का हिस्सा है। अब क्या हुआ कि आप जो है वो आराम से बैठे में, बस अभी क्या है, रेस्ट में थी, आप भी रेस्ट में। जैसे ही क्या हुआ, अब आपकी जो अपर बॉडी है वो रेस्ट में है, नीचे अपर की बॉडी, नीचे वाली जो बॉडी है वो बस के साथ कांटेक्ट में है। अब क्या होता है कि जैसे ही बस स्टार्ट होती है, अगर आप लोगों ने देखा हो, जैसे ही बस या आपकी गाड़ी या बाइक जो भी, जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो एकदम से आप पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, ऐसे लगता है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हो, ऐसा ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपकी जो ऊपर बॉडी जो रेस्ट में थी, जो एक जगह पे थी, अब वो नीचे वाला जो आपका हिस्सा था वो बस के साथ कांटेक्ट में, तो जैसे ही बस मूव किया या गाड़ी या बाइक ने मूव किया, तो वो जो नीचे वाला हिस्सा है वो बाइक के साथ या गाड़ी के साथ या बस के साथ आगे मूव करने लगा। अब बज़ाहिर तो पूरी बॉडी को मूव करना चाहिए, लेकिन जो ऊपर वाला जो हिस्सा जो कि हवा में है या यू कैन से कि कांटेक्ट में नहीं है विद द बस, तो उस हिस्से में जो इनर्शिया डेवलप हुआ, क्योंकि वो हिस्सा रेस्ट में था, तो वो हिस्सा रेस्ट को डेवलप करने के लिए या रेस्ट को थोड़ा-सा रिटेन करने के लिए वो थोड़ी हिम्मत करेगा। यानी कि अगर वो जैसे कि बॉडी रेस्ट में थी, तो वो थोड़ी-सी बॉडी आपके पीछे ही रहेगी कि नहीं, अभी रेस्ट ही करना है। लेकिन जैसे ही बस आगे चली जाती है, फिर आप भी बस के साथ आगे ही चले जाते हो। लेकिन वो जो बिल्कुल स्टार्ट में एक झटका आता है जिससे आप पीछे की तरफ पुश हो जाते हो, तो वो आपके पास क्या होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है? तो ये आपके पास एग्ज़ाम्पल्स हम ले सकते हैं इनर्शिया भी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अब ये वाली एक और एग्ज़ाम्पल है। ये एग्जाम्पल किस तरह की है कि एक ग्लास है, ठीक है? इसमें वाटर है या जूस है, व्हाटएवर आपने कुछ भी रखा हुआ है। इसके ऊपर एक जो है वो एक पेपर है या प्लेट है या कोई भी क्या कह सकते हैं, कार्ड रखा हुआ है, और उस कार्ड के ऊपर एक जो है आपका कॉइन रखा हुआ है, ठीक है? अब क्या हुआ कि ये सब कुछ किस हालत में, सब कुछ रेस्ट में है। अब आपने क्या किया, आपने इस कार्ड को पुल किया। अब जब आप इस कार्ड को पुल करेंगे तो कॉइन कहाँ है? रेस्ट में है। अब जब
कार्ड को आप बहुत तेजी से आराम आराम से पुल करेंगे तो ऑब्वियसली वो कॉइन भी साथ ही आएगा, लेकिन आप एकदम से तेजी से जब कार्ड को पुल करेंगे तो ये कॉइन रेस्ट पे था ना, तो वो थोड़ी देर रेस्ट पे रहना चाहेगा, उसके बाद ये एकदम से नीचे गिरेगा। क्या वो करेगा, थोड़ी देर ये रेस्ट पे रहेगा, लेकिन उसके बाद फौरन से ये क्या करेगा, नीचे की तरफ गिरनेगा, या फिर नीचे एकदम से ये मतलब कि, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर की नीचे से कार्ड हट जाएगा तो ये कॉइन खुद ब खुद क्या हो गया, नीचे ग्रेविटी की वजह से आ गया। लेकिन वो कार्ड के साथ नहीं मूव किया, क्योंकि वो आपने कार्ड बहुत तेजी से हटाया, तो वो जो आपके पास कॉइन है वो थोड़ी देर इनर्शिया की वजह से रुका रहा, जिसकी वजह से वो कार्ड से नहीं, वो डायरेक्ट ग्लास के अंदर जाके गिर गया। इसकी एग्जाम्पल सिंपल आप लोगों ने रियल लाइफ में देखी होगी। जो मैजिशियंस होते हैं, अगर वीडियोस में या कहीं देखा हो, जो मैजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं कि वो टेबल पे एक कपड़ा होता है और उस पे बहुत सारा सामान आता है, वो इतनी स्पीड से वो कपड़े को खींचते हैं कि वो जो सामान होता है वो एज इट इज पड़ा होता है, सिर्फ वो कपड़ा निकल के बाहर आ जाती है ना। वो स्पीड की वजह से क्या होता है कि जैसे ही वो निकलता है तो वो जो बाकी चीजें होती हैं वो थोड़ी देर उनके अंदर इनर्शिया होता है, उसकी वजह से वो उस पर रुकी रहती। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पास एक और एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मास। इसमें सिंपल जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई उसी तरीके से होता है कि आपके पास बॉडी जो है वो उसके साथ ही, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन यही यहीं पे एक्सिलरेट करिए बॉडी, ये स्पीडिंग अप हो रही है, तो वो बॉडी अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है तो आप राइट की तरफ गिर रहे हो, अगर वो राइट की तरफ जा रही है तो आप लेफ्ट की तरफ गिरते हो। असल में आप जो है वो सेंटर की तरफ आप ज्यादातर गिरते। ये देखा होगा ना आप लोगों ने कि जब आप यू टर्न लेते हो अपनी गाड़ी में भी, तो अगर आप राइट की तरफ यू टर्न ले रहे हो तो आपकी बॉडी लेफ्ट की तरफ गिरती है, और अगर आप लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहे हो तो आपकी बॉडी राइट की तरफ गिरती है। अब इसमें और भी चीजें आती है, जैसे कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, तो वो अभी आप लोगों की बात नहीं है, तो वो इंशाल्लाह जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तब आपको हम बहुत अच्छे से वो चीज समझ आ सके। ठीक है, अब आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि अ, हम यहाँ से कहाँ से पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, हाँ, कि the acceleration produced by a net force acting on an object is directly proportional to the magnitude of force and in the direction of the force. In other words, the greater the unbalanced force in this. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वैसे तो दिस इज F इज इक्वल टू ma, बट हम इन द टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो ये कह रहा है, सेकेंड लॉ ये कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है किसी बॉडी की, एक्सेलरेशन अब वर्ड थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट अगर आप लोगों ने ये पढ़ा हो गाड़ी, लड़कों को ज्यादा ये बातें अच्छे से पता होंगी कि जो गाड़ी होती है, गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है ना। वो एक्सेलरेटर बेसिकली क्या होता है, वो स्पीड बढ़ाने के काम आता है, कि कितनी स्पीड बढ़ानी है, कितना कम करना है, कितना स्लो करनी है गाड़ी, वो एक्सेलरेटर का काम होता है जिससे गाड़ी चलती है। अब एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटर एक ही चीज है। एक्सेलरेशन भी इज मेंट टू स्पीड अप थिंग्स या चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम कहें कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, कि किसी भी चीज की स्पीड में कितना फर्क आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, वो एक्सेलरेशन मुझे बताता है। अब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन उस चीज पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है, यानी जितनी जोर से मैं बॉडी को पुश करूंगी उतनी ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन या उतनी ज्यादा उसकी स्पीड चेंज होगी, और उसका मास, कि जितना कम मास यानी जितनी हल्की बॉडी होगी उतना उस पर ज्यादा फोर्स में लगा सके, उतनी वो ज्यादा स्पीड से जा सकती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कि कितनी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, वो किस चीज पे, मतलब कि किसी फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रही है वो डिपेंड किस पे कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, के जिस मैग्नीट्यूड या जिस वैल्यू से जो फोर्स लग रही है उसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। नीचे एक और है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग एक्टेड ऑन बाय अ नेट फोर्स, के वो किसी ऑब्जेक्ट का जिसका एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करें, जिसपे कोई फोर्स लग रही है, वो किसके बराबर है, वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनवर्सली का क्या मतलब होता है, डायरेक्टली और इनवर्सली का फर्क क्या होता है। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है, दो चीजें अगर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट मीन्स कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, दूसरी चीज कम हो रही है तो एक चीज बढ़ेगी। ठीक है, ये फर्क होता है दोनों। तो अब वही सिमिलरली कि हमने बोला कि एफ और ए जो है
भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। एफ और ए इज एक्सेलरेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा एफ उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन, जितनी फोर्स उतनी एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन और मास ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते हैं, हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनाते हैं, लेकिन इनवर्सली के लिए हम 1 लिखते हैं, 1/m। ठीक है, मतलब इसका ये है कि जितना कम मास उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन, उतनी ही ज्यादा स्पीड लगेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब अगर हम इसकी इस पे आते हैं, फॉर्मूला पे आते हैं, तो हमने जो अभी पर पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो हम इसको ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वही सिंपल आपके पास एग्जाम्पल है कि आप जितना एक एक्सीलरेशन है, एक मास है और आपने एफ लगाया। अब अगर आपने एक्सीलरेशन बढ़ा दी और फोर्स बढ़ा दी, एक्सीलरेशन और फोर्स बढ़ा दी, तो आपके पास, और मास सिंपल है, तो आपके पास क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मतलब वो स्पीड आएगी इसकी। और अगर आपने मास बढ़ा दिया तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल वही बात है जो हमने यहाँ पे सारा पढ़ा। अब इसको सिंपल हम कैसे स्टेट कर सकते हैं, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द नेट फोर्स, जो कि किसी वजह से आ रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। तो उस फोर्स की, यानी कि जितनी वो फोर्स लग रही है उतनी ज्यादा, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में, वो देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जहाँ फोर्स है वहीं एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन उनकी चेंज नहीं है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास क्या हो सकता है, ये आपके पास डेफिनेशन या स्टेटमेंट है ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा अब आपके पास और क्या चीजें हैं, अच्छा इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको हम फोर्स की टर्म्स में अगर लिखना चाहें, इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, तो हम इसको एफ इज इक्वल टू एम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे मैंने एफ इज इक्वल टू एम ए लिखा कि ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम था ना, अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मैं एम को वहां लेके चली जाऊंगी, एम यहाँ डिवाइड हो जाए, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एफ इज इक्वल टू एम ए, जो कि ये नीचे की। ठीक है, अब 1 न्यूटन जिसका यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अब न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है अपने, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो। ठीक है, ये सिंपल एक यूनिट सॉरी फॉर्मूला नहीं, इसका यूनिट है, यूनिट, या हम फोर्स के भी यूनिट हो सकता है, और इसको सिंप्लीफाई करके हम न्यूटन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन है लंबी, वो आपको करने की जरूरत है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि इन्होंने कहा है कि एक सेम इंजन इंस्टॉल्ड है बस के अंदर एंड अ कार दैट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। ठीक है, एक बस है और एक कार है, दोनों के अंदर सेम इंजन है जो कि 3000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, यानी कि बस में भी 3000 लग रही है और कार में भी 3000 लग रही है। What acceleration will this engine produce in the bus of the mass 1200 kg and the car of mass 12,000 and 1200 kg? क्या कह रहे हैं कि एक फोर्स है 3 न्यूटन की, 3000 न्यूटन की, जो कि दो चीजों पे लग रही है। एक बस है 12,000 kg की, उसके ऊपर भी 3000 फोर्स लग रही है, और एक कार है 1200 kg की, जिसके ऊपर भी
3000 फोर्स से चल रही है। अब सिंपल हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। मैंने मास ऑफ द बस को मैंने mb बोल दिया और कार को मैंने mc बोल दिया। p और c से हमने ड्रॉ किया। इसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ ए, बस निकालना है तो ac, कार निकालिए तो सॉरी बस निकालना है तो ab और कार निकालना है तो ac। और फोर्स तो दोनों में सिमिलर है, वो उन्होंने मुझे दी नहीं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ गिवन है, आपने एम लगाना है, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। एक पहले आप बी वाली वैल्यू चलो तो बी का एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर आप सी वाली वैल्यू चलो तो आपके पास सी के एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, इट्स सिंपल एज दैट। इस तरह आपके पास दोनों एक्सेलरेशंस आ सकती है। बस इसमें क्या फर्क था, इन दोनों में सिर्फ मासेस का फर्क था, बाकी इनके अंदर फोर्स सेम ही लग रही, तो एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी क्योंकि इनके मासेस डिफरेंट। ठीक है, अच्छा अब आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। अब थर्ड लॉ न्यूटन का क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन इज के हर ऑब्जेक्ट का देयर इज ऑलवेज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन ऑफ एन एक्शन, या इसको और आसानी से बोलूंगी, एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये मैंने आपको बहुत दफा समझाई है ये चीज एक्चुअली। मतलब क्या होता है, एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। मतलब कि कोई भी चीज अगर एक्ट कर रही है उसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा ही होगा। इसकी मैंने बड़ी प्यारी एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि अगर दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक फ्रेंड ने जो है वो एक फ्रेंड को जो है वो थप्पड़ मारा, कमर पे लेट्स सी थप्पड़ मारा। अब दूसरा फ्रेंड भी क्या करेगा, उसको थप्पड़ मारेगा। वो उसको जाने तो नहीं देगा बिल्कुल भी कि भाई तुमने मुझे थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं, वो तो और भी मारेगा थप्पड़, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। कौन से, कि जैसे अब हमारे पास दो लड़के हैं, अली है और अहमद है, दो नाम है मेरे पास, ठीक है, अली और अहमद। अब क्या हुआ कि अली ने पहले अहमद को थप्पड़ मारा, फिर अहमद ने उसके रिएक्शन में अली को थप्पड़ मारा। तो एक की डायरेक्शन अली की तरफ है, एक की डायरेक्शन अहमद की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, लेकिन थप्पड़ दोनों ने एक एक ही मारा, तो यानी कि सेम एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए, व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड ऑब्जेक्ट, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है इट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन दी फर्स्ट। ओके, एग्जैक्ट वही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई और हमने ये बहुत दफा पहले समझी। ठीक है, हमने नॉर्मल फोर्स रिएक्शन में भी समझी थी कि जो बुक एक टेबल पे पड़ी हुई वो फोर्स लगा रही टेबल पे, तो टेबल भी ऑपोजिट फोर्स लगा रही जिसकी वजह से वो गिर नहीं रही या हिल नहीं रही वो टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसकी एक्सप्रेशन देखें तो ए और बी दो आपके पास फोर्सेज आए कि ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई और बी ने भी ए पे फोर्स लगाई, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, जैसे नेगेटिव साइन आ रही। ठीक है, डायरेक्शन इज डिफरेंट, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रही। ठीक है, एज इट इज दोनों फोर्सेस सेम हो। अब देखो, अब यहाँ पे क्या चीज आई है, एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन ऑन वन बॉडी एंड रिएक्शन ऑन अनदर बॉडी, कभी भी एक्शन और रिएक्शन दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते क्योंकि वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। अब मिस आपने तो हमें बताया था कि जो नॉर्मल सरफेस रिएक्शन होता है, जो टेबल पे रखी होती है चीज, वो तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो तो कैंसिल आउट हो रही है। उनका जो डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन कह लो या आप कह लो कि उनकी जो पोजीशन है वो इस तरह से होती है कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं देखूं तो एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते क्योंकि वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगते हैं। ठीक है, कि एक्शन एक के ऊपर हो रहा है, रिएक्शन दूसरी बॉडी के ऊपर। सही, अगर एक ही बॉडी पे दोनों चीजें हो रही हैं तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये जैसे कि हमने इक्विलिब्रियम में एग्जांपल समझी थी कि अगर बीच में एक बॉक्स है, उसकी तरफ दो तरफ से फोर्स लग रही है, तो दोनों फोर्स सेम जगह पे लग रही हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस वजह से वो कैंसिल आउट कर सकती हैं क्योंकि बॉडी सेम है। लेकिन बॉडी डिफरेंट होगी तो आपके पास क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। विच पार्ट अभियान, कौन सा पार्ट नहीं समझा आप, कैंसिल पार्ट। अच्छा देखें, इन्होंने बोला दीज टू फोर्सेस आर टर्म्ड एज, जो फोर्स दो फोर्सेस हैं वो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कहलाता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक दूसरे को इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही है। अली ने
अहमद को थप्पड़ मारा, लेकिन अहमद ने अली को थप्पड़ मारा, दोनों को दर्द हुआ, ऐसा ही है, दोनों को दर्द हुआ, इक्वली दर्द हुआ। एक दूसरे पे नहीं होता तो वो उनको वो दर्द या वो दर्द नहीं होता, मतलब वैसे तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक फिजिक्स की अगर लैंग्वेज में हम देखते हैं तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे दो तरफ से फोर्सेस लग रही हैं तो वो आपके पास क्या होता है, ये चलो और इसकी और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो नॉर्मल सरफेस रिएक्शन वाली हम बात करते हैं। नॉर्मल सरफेस रिएक्शन वाली क्या बात होती है कि टेबल जो है, बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है। अब जो फोर्स एक्शन और रिएक्शन दोनों बुक के ऊपर लग रहा है, कैसे? सबसे पहले जो बुक का जो वो है, क्या कहते हैं, वेट है, बुक का वेट बुक को नीचे खींच रहा है, जो कि जिसकी आड़ में टेबल भी आ रही है। बुक का फोर्स, बुक का जो वेट है वो बुक को नीचे खींच रहा है, यानी कि जो एक्शन लग रहा है वो भी बुक पे लग रहा है पहले। फिर जो टेबल है वो भी उल्टा किसके ऊपर, बुक के ऊपर फोर्स लगा रहे नीचे की तरफ से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बुक के ऊपर एक तो अपना भी वेट का फोर्स लग रहा है और नीचे से टेबल का भी पुश आ रहा है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे कैंसिल, क्योंकि दोनों की दोनों फोर्सेस किसके ऊपर लग रही थी, बुक के ऊपर लग रही है। लेकिन अगर दो अलग अलग बॉडीज पे अगर मेरे पास फोर्स लग रही है, यानी कि एक्शन किसी और पे हो रहा है, रिएक्शन किसी और पे हो रहा है, तो वो कैंसिल आउट नहीं होती, वो अपना इफेक्ट शो करती है। ठीक है, ये सिंपल इसकी ये डेफिनेशन है बस। Action on one body, reaction on another body. Example, when we kick a football, the foot exerts action force on the football. जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं तो जो क्या कहते हैं, किक जो फुट ने है, इसने फुटबॉल के ऊपर एक एक्शन फोर्स एक्सर्ट की, क्योंकि इसने हमने एक्शन किया, हमने एक काम किया। एज अ रिएक्शन द फुटबॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन आवर फुट। इसी तरह जो अगर हमने इसको पुश किया तो वही जो बॉल है वो उतनी ही फोर्स हमारे फुट के ऊपर भी, हमारे पैर पे भी लगा रही थी। तभी हमें किक करते हुए फील होता है कि हमने कुछ किक किया है। अगर ऐसा नहीं होता, वो अगर वापस फोर्स नहीं लगाती, तो हमें फील ही ना होता कि हमने कुछ किक किया है। ठीक है, इसी वजह से बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, की इक्वल लगी। जितनी जोर से मैं बॉल को मारूंगी उतनी, देखा है ना, जितनी जोर से आप बॉल को हिट करते हैं उतनी आपकी फिंगर्स में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उतनी ही जोर से आपके पर बॉल भी फोर्स लगा रही है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक्शन और रिएक्शन फोर्स सम अप होती है। अब हमारे पास हर जगह एक्शन रिएक्शन होती है, हर जगह एक्शन रिएक्शन कंसिडर होता है। अब जैसे रॉकेट की हमने एग्जांपल एक दफ़ा पढ़ी थी कि रॉकेट में ये जो एयर बहुत ज़्यादा सॉरी ये जो हवा है इनकी निकल रही होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़मीन पे प्रेशर डालती है, इसी तरह ज़मीन पे बहुत तेज़ प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से ये उड़ जाता है। इतना प्रेशर एक्सर्ट होता है कि ये रॉकेट भी फ्लाई करने लगता है। और इसी तरीके से हाथ की जो एग्जाम्पल दी हुई है कि आप जितना ज़्यादा पुश करोगे, सॉरी पंच करोगे किसी चीज़ को, जैसे लोग लड़के जो हैं वो जिम में पंचिंग बैग होता है उसको पंच कर रहे होते हैं या बॉक्सिंग करते हैं, तो उस पंचिंग के अंदर तो वो आप उसको तो मार रहे हो, लेकिन वही आपके ऊपर जो आपके हाथों पे निशान क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो पंचिंग बैग भी तो आपके ऊपर निशान लगा रहा है ना, वो भी तो आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है कोई ना कोई, जिसकी वजह से आपके हाथ पे भी निशान आ रहा है, विच इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ दैट फोर्स। इस लॉ की हम ये पढ़ लेते हैं जल्दी से, इसका बताइए, यानी कि इसके ड्रॉबैक्स या इसकी डिसएडवांटेजेस या इसमें कुछ मसले जो है वो क्या हैं। Although Newton's law of motion are fundamental set of principles and are applied in variety of situations, क्या कह रहे हैं कि एक बहुत सारी एग्जाम्पल्स में, बहुत सारे सिचुएशंस में ये सारे लॉज अप्लाई होते हैं हमारी लाइफ में। हमारे सामने अभी मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो दी हैं, वो सारी के सारे एग्जाम्पल्स हमारी डेली रूटीन की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, while they are useful for describing the behavior of everyday objects, there are some limitations to their applicability। यानी कि कह रहे हैं कि वो एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स है, बहुत अच्छा तरीका है, जिसको हम एग्जांपल दें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। यानी बस से आप गिर रहे हैं तो आप जो है वो आप गिरते क्यों हैं, या बस से आप जो जंप करें तो आप गिरते क्यों, आप रेस्ट पे क्यों नहीं आ रहे, या बस में बैठे बैठे आप हिल क्यों रहे हैं, तो वो जो है कौन डिस्क्राइब करता है, न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन। बट देयर आर सम लिमिटेशंस, देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद दीज लॉज। पहला, Newton's laws are not readily applied on very small scale, as often post extremely low energies on atomic scale. Position and acceleration are not well defined, where the concepts of quantum mechanics takes over। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आपके पास वो होती हैं, एटम्स होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस स्केल पे ये लॉज जो है आपके पास डिफाइन नहीं होते सही से, क्योंकि उसमें जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट मोशन में है, न्यूट्रॉन जो है वो मोशन ही नहीं कर रहे, प्रोटॉन अंदर रुके हुए हैं, तो उसके अंदर कुछ जो है वो क्या कहते हैं,
ये जो लॉज होते हैं ये अच्छे से डिफाइन नहीं होते, यानी बहुत स्मॉल स्केल पे डिफाइन नहीं होते, एटॉमिक स्केल पे डिफाइन नहीं कर सकते, या आपको सही से क्या कह सकते हैं कि डिस्क्राइब नहीं कर सकते सिचुएशन। तो उसमें फिर हम क्वांटम फिजिक्स की मदद लेके, क्वांटम मैकेनिक्स की मदद लेके, वो अलग चीज़ है, वो आगे जाके आप। और दूसरा क्या है कि न्यूटन्स लॉ आर नॉट अप्लाइड फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड्स क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, अब न्यूटन की लॉ उन चीज़ों पे भी अप्लाई नहीं होते जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा। एक तो हाई स्पीड, नॉर्मल हाई स्पीड ओके, बट बहुत हाई स्पीड होगी कि उसमें वो नहीं कर सकती। जैसे कि इतनी स्पीड, इतनी तेज स्पीड कि जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है कि जिस तेजी से रोशनी हम तक पहुंचती है, तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास ऐसी चीज़ें जो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से तेज हों, तो आप उनके ऊपर ये ऑब्जेक्ट, ये लॉज अप्लाई नहीं होते, ठीक है। अब हाउएवर, अच्छा, relativistic effects complicate the dynamics at high speeds and high energies. In such situation we require to use relativistic mechanics. अब इसके लिए फिर हम दूसरी फील्ड पढ़ते हैं, that is relativistic mechanics या relativistic physics, जो कि बहुत हाई स्पीड वाले ऑब्जेक्ट्स को जो है वो, ये हाई एनर्जी वाले ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं और उनकी बिहेवियर्स उन्हें बताते हैं। However, Newton's law are not exact but provide a good approximation on a large scale, and over the vast range of practical energies and forces, Newton's law are still work spectacularly well in physics and engineering. क्या कह रहे हैं कि न्यूटन लॉ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन एक बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन हमें दे देते हैं, जैसे कहते हैं बहुत अच्छा अंदाजा दे देते हैं हमें एक चीज का, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन को मतलब कहते हैं कि ये बहुत अच्छा अंदाजा, यानी कि रियल से बहुत करीब आपके पास वैल्यू आ रही है, या सच से बहुत ज्यादा करीब है आपके पास। तो उस तरीके की चीज के लिए हम जो है न्यूटन्स के लॉज को काफी वाइड रेंज में, काफी ज्यादा जो है वो जगहों पे यूज कर सकते हैं, ज्यादातर फिजिक्स और इंजीनियरिंग की स्टडीज के, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।